अनपढ़ भाभी से ननंद को बचाने आई दो पढ़ी लिखी भाभी। लीजिए नाश्ता कीजिए। रामलाल जी, आपकी बहू और बेटी दोनों ही बहुत प्यारी है। जी, मुझसे भी ज्यादा प्यारी तो मेरी नंद है, जिनका दिल सोने का है। सुंदर तो ये इतनी है कि कोई राजकुमार भी इनसे एक पल में शादी करने के लिए तैयार हो जाए। बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल पते की कर रही हो। तुम्हारी ननद बहुत ही सुंदर है और प्यारी भी है। थैंक यू अंकल जी। बेटी, तुम्हें बड़ी अच्छी भाभी मिली है, वरना आजकल की भाभियां तो हाथ धोकर ननंद के पीछे पड़ जाती है। फिराक में रहती है कि कब ननंद अपने ससुराल चली जाए और घर पर सिर्फ उनका राज हो। तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ जी, पापा जी, आपके इतने पुराने दोस्त आए हैं, जरा इनसे हमारी नंद के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात कीजिए। अनीता, ये क्या कह रही हो तुम? अरे क्या ही गलत कह रही है बहू। देखिए, आप लोगों की नजर में अगर कोई अच्छा लड़का हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो आपकी बेटी की पढ़ने लिखने की उम्र है। आंटी जी, मैं अपनी ननंद को भगाना नहीं चाहती। आजकल अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते और उम्र भी किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए समय रहते अच्छा लड़का ढूंढना जरूरी है, तभी अच्छा घर परिवार मिलेगा। बेटी, हम समझ गए। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं, बड़ी देर हो गई है। बहू, हम जरा इन्हें गांव के बस स्टॉप तक छोड़ कर आते हैं, ठीक है? मनीष और मनीषा के साथ रामलाल, शारदा और अरुण घर से निकल जाते हैं। आखिरकार गई मुसीबत। ये लोग मुझे अनपढ़ कहते हैं पर खुद बेवकूफ है। भला दोपहर में भी कोई किसी के घर आता है क्या? भाभी, आपको उनसे मेरी शादी की बात करने की क्या जरूरत थी? उनकी अच्छी खासी पहचान है, उनके कहने भर से ही अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ताकि तू जिंदगी भर मेरे सिर पर बैठी रहे। ज्यादा जुबान मत चला। ये सारे झूठे बर्तन उठाकर साफ कर और सोफे पर्दों के पुराने कवर वापस लगा। और सुन, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, समझी? सभी के सामने अच्छी बनने वाली अनीता अकेले में प्रीति से घर के सारे काम करवाती और उसे ताने देती रहती है। मेहमानों के झूठे बर्तन धोने के बाद प्रीति सोफे के कवर बदल रही होती है। तभी रामलाल और शारदा के आते ही अनीता उसे धक्का देकर खुद कवर लगाने लगती है, ताकि अच्छी बहू बनने का दिखावा कर सके। आ गए आप लोग। वो लोग बस में सही से बैठ गए ना? हाँ बहू, वो लोग सही से बस में बैठ भी गए और अरुण अपने खेतों में भी चला गया। वैसे इन सोफों के कवर को बदलने की जरूरत नहीं थी, अब जब लगा ही दिए थे तो लगे रहने देती। हाँ बहू, इतनी मेहनत क्यों करती है? हम लोगों के जाकर आने तक तूने सारे बर्तन भी धो डाले और हॉल और रसोई की साफ सफाई भी कर ली। वाह पापा जी, आपको तो पता ही है मुझे खाली बैठे रहना पसंद नहीं है। फिर घर में काम हो तब तो मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती। मुझे सारे काम अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। बड़ी भाग्य से मिलती है तेरी जैसी बहू। बिल्कुल सही। काम करना हो, परिवार का ध्यान रखना हो, इज्जत की बात हो या फिर अपने परिवार के प्रति प्यार की भावना हो, सब में हमारी बहू अव्वल है। पढ़ी लिखी लड़कियों में तो एक दो गुण होते हैं भैया, पर हमारी अनपढ़ बहू तो सर्व गुण संपन्न है। क्यों प्रीति बेटी, सही कहा ना? हाँ पापा मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने। ननन जी, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, ये सब काम मैं संभाल लूंगी। मेरी भाभी सिर्फ कहने को ही अनपढ़ है, पर भाभी बहुत चंट और चालाक है। दूसरों के दिमाग से मेरी अनपढ़ भाभी जितना खेलती है, उतना कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं खेल सकता। और मैं अपनी अनपढ़ भाभी का असली चेहरा अपने मम्मी पापा या भैया को नहीं बता सकती। भाभी ने अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपने वश में कर रखा है। अगर मैंने घर वालों को कुछ बताया तो भाभी, मम्मी पापा, भैया सभी को अपने बातों में उलझा कर बात घुमा देंगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह नाश्ते के बाद अनीता रसोई में बर्तन धो रही होती है। माँ जी, नाश्ता अच्छा था ना? हाँ हाँ बहू, नाश्ता तो बहुत बढ़िया था। माँ जी, मैं बर्तन धो रही हूँ, तब तक आप मुझे बताइए कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। बहू, तू अकेले कितना काम करेगी? तेरी नंद कहाँ है? प्रीति, प्रीति। हाँ हाँ, क्या हुआ? घर की छिपकली की तरह यहाँ वहाँ घर में भटकती क्या रहती है? देख, तेरी भाभी अकेले सारा काम कर रही है, जरा घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटा। हाँ प्रीति, अभी तो तेरी भाभी ने सबको नाश्ता कराया है और अब बर्तन धोएगी, फिर दोपहर के खाने में लग जाएगी और घर के दूसरे भी काम होते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी भाभी की मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं ननन जी, और आप लोग भी क्या मुझे नरक भिजवाना चाहते हैं? भला भाभी होकर मैं अपने नंद से कैसे काम करवा सकती हूँ? बहू, अब तेरी ननद बच्ची नहीं रही। तू ही कहती है ना कि ननद जी बड़ी हो गई हैं। कुछ दिनों में इनकी भी शादी हो जाएगी, फिर तो तू अकेली पड़ जाएगी। आपकी बात सही है पापा जी,
पर जब तक ननन जी हमारे साथ मायके में है, मैं चाहती हूँ तब तक इन्हें एक पानी का गिलास भी न उठाना पड़े। फिर शादी के बाद तो इन्हें काम करना ही है। बहू, तेरी ननन ससुराल तो तब जाएगी ना जब तेरी ननन के लिए कोई ससुराल मिलेगा। जिससे भी तेरी ननन की शादी की बात करते हैं वो एक ही बात कहता है कि अरे अभी तो वो छोटी है। अब तो हमें भी लग रहा है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं प्रीति के लिए लड़का ढूंढने में। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरी ननन जी तो फिर भी 20 साल की है। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि जवान लड़की को घर में ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, सही वक्त पर शादी करवा देनी चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने सही वक्त पर मेरी शादी आपके घर में करवा दी। बहू, तू ठीक कह रही है। हम रिश्ता देखने ही गलत जगह जा रहे हैं। ऐसा कर, अपने ननन के लिए अब तू ही रिश्ता ढूंढ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मेरे मम्मी पापा और भाइयों के पास एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं। ऐसे ही दोपहर होती है। अरुण अपने खेतों में गया होता है। रामलाल और शारदा अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी प्रीति अनीता के कमरे में आती है। भाभी, कुछ दिनों से देख रही हूँ आप हर बात में मेरी शादी की बात करने लगती हैं। आखिर बात क्या है? आप मेरी शादी क्यों करवा देना चाहती हैं? शादी नहीं करवाऊँ तो और क्या करवाऊँ? भाभी, मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। आप अभी मेरे लिए कोई लड़का मत ढूंढिए। तुम लड़की हो, लड़का नहीं, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और उनके लिए कुछ करो। ये सब काम तुम्हारे भाई कर रहे हैं, समझी? लेकिन भाभी, ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटी ही अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। आप मेरे लिए शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। मुझे आगे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। 4 किताबें उल्टी पढ़कर तुम कलेक्टर बनने के सपने देखने लगी। पढ़ाई और आगे पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाभी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो जरा ये बताओ, एक आदमी को 3 सेब मई में मिले और 4 सेब जून में मिले तो उसके पास कितने सेब हुए? 7 सेब हुए। बड़ी आई पढ़ने वाली, इतने आसान सवाल का जवाब तक नहीं पता और पढ़ाई करेगी। इसमें क्या गलत है भाभी? आप खुद ही जोड़कर देख लीजिए। किताबी कीड़े जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और तुम भी वही किताबी कीड़ा हो। तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अपनी पढ़ाई में पैसे बर्बाद मत करवाओ। अगर मई में तुम्हें सेब मिले तो जून तक वो बचेगी नहीं, या तो खराब हो जाएगा या तुम उसे खा जाओगी। भाभी, ये कैसा सवाल हुआ? आपने तो सीधा सवाल पूछा था कि 3 सेब और 4 सेब कितने हुए। इसमें ये बात कहाँ से आ गई? मैंने पहले भी कहा है, अपनी कैची जैसी जुबान मेरे सामने मत चलाया करो, वरना किसी दिन कैची से काट दूंगी। जिंदगी ऐसे ही सवाल पूछती है। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मेरे पास तो जरा सा भी दिमाग नहीं है। मैंने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया और सीधे जवाब दे दिया। अनीता की इन्हीं हरकतों से प्रीति धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोती जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक शाम बड़ी हिम्मत करके प्रीति अपने परिवार के पास आती है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, बताओ क्या बात करनी है? मम्मी पापा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैंने अपनी ननन का हौसला तोड़ने की कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी इसके सिर से पढ़ाई का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटी, ये पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर अब तो हम तेरी शादी करवाना चाहते हैं। मम्मी पापा, पर मुझे शादी नहीं करनी। ननन जी, क्यों शर्मा रही है इतना? हर लड़की की शादी होती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे बाबा, तू शर्मा कर ये सब कह रही है, इसमें ऐसी शर्माने की क्या बात है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है और शहर जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? लड़की होकर शहर जाकर पढ़ाई करेगी? हाँ? क्यों पापा, भूल गए कि मेरी 2 पढ़ी लिखी भाभियाँ भी है जो शहर में रहती हैं। मेरी दोनों पढ़ी लिखी भाभियाँ अपने पति के साथ कितनी खुशी से रहती हैं। उन्हीं के साथ रहकर मैं भी पढ़ाई करूँगी। पापा, प्रीति ठीक ही कह रही है। हम लोग उसके लिए जब तक लड़का ढूंढते हैं तब तक उसे दोनों छोटी भाभियों के पास भेज देते हैं। वहाँ रवि, आनंद और दोनों भाभियाँ इसका ध्यान भी रखेंगी और इसकी पढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम लोगों की ऐसी ही मर्जी है तो ऐसा कर लो। वहाँ भी अपना ही परिवार है, यहाँ भी अपना ही परिवार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा भैया, लव यू। प्रीति की मुस्कान देखकर अनीता के मन में आग लग जाती है। ऐसे ही रात होती है। अरुण सोने के लिए कमरे में आता है। अनीता गुस्से में कपड़े समेट रही होती है। अरे क्या हुआ अनीता, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? अगर तुमसे अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है तो उसे मेरे भाइयों के घर भेज दो। वो तुम्हारी बहन को अपनी बहन की तरह अच्छे से संभाल लेंगे। जुबान संभाल कर बात करो अनीता, क्या कहना चाहती हो? हाँ, साफ साफ कहो। मैं तो अनपढ़ हूँ, पर तुम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो।
अखबार पढ़ना तो आता है, समाचार तो सुनते हो ना। आजकल शहर में क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं पता क्या? जो अपनी बहन को शहर भेजना चाहते हो, कहीं ननन जी को कुछ हो गया तो? खतरा तो है, पर वहाँ रवि, आनंद और तुम्हारी तरह प्रीति की सगी भाभियां तो हैं। प्रीति उन्हीं के साथ रहेगी, उनकी निगरानी में रहेगी। पर कब तक निगरानी में रहेंगी? यहाँ गांव में गली गली में सब मेरी ननन को जानते हैं। यहाँ गांव में कोई मेरी ननन का बाल भी बाका नहीं कर सकता। वहाँ शहर में क्या सभी जानते हैं मेरी ननन को? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अनीता, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे प्रीति जब तक घर में रहेगी तब तक निगरानी में रहेगी। बाहर कौन निगरानी रखेगा प्रीति पर? नहीं, मैं प्रीति को शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा। अब लिया तुमने सही फैसला, पर ननन जी को मत बताना कि हम उनको शहर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं, वरना वो डर जाएंगे। अरुण अपना फैसला बदल लेता है। ये सुनकर प्रीति का दिल एक बार फिर टूट जाता है। प्रीति अपने कमरे में आकर रोने लगती है। अनीता भी पीछे से कमरे में आ जाती है। आखिर भैया ने मुझे मना क्यों कर दिया? आखिर भैया ने मेरी पढ़ी लिखी भाभीियों के पास मुझे भेजकर पढ़ाने का फैसला बदल क्यों दिया? क्योंकि आप पढ़ाई के लायक ही नहीं हो। आप चूल्हा चौका ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती हैं। भाभी, मुझे अच्छे से पता है आपने भैया के कान भरे होंगे और आपने ही अपने घुमावदार मीठी मीठी बातों से घर वालों को मेरी शादी करवाने और मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए उकसाया है। अच्छा, तो अब आप मेरी गलतियाँ निकालने लगी हैं? हाँ, मैंने ये सब किया है और आज आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है। आज घर के सारे जूठे बर्तन, कपड़े, गद्दे और चादर आपको धोने हैं और बाथरूम भी साफ करना है। इतना कहकर अनीता जोर से प्रीति का हाथ पकड़ती है और खींचकर बाथरूम में धकेल देती है, जहाँ जूठे बर्तनों का पहाड़ और गंदे कपड़ों की बड़ी गठरी रखी होती है। पहले इन सभी बर्तनों को धोइएगा, फिर इन सभी कपड़ों को धोइएगा, उसके बाद ये बाथरूम साफ कीजिएगा, फिर ही मैं यहाँ से आपको निकलने दूंगी। इतना कहकर अनीता बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के बाहर बैठकर फोन चलाने लगती है। वहीं अंदर प्रीति रोते हुए बर्तन धोना शुरू करती है। मेरी अनपढ़ भाभी ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक अनपढ़ भाभी इस कदर नहा धोकर अपनी ननन के पीछे पड़ सकती है। अनीता रोते हुए अपने सारे काम करती है। सारे काम खत्म होने के बाद अनीता बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। अनीता, तुम अपने जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना प्रीति को भी सिखा दो। मेरे रहते नंजी को खाना बनाने सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुझसे भी अच्छा खाना बनाने आता है। पापा, मम्मी, आप लोगों ने मुझे शहर पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, तो क्या मैं अपनी सहेली की दीदी की शादी में जा सकती हूँ? ननन जी को इनकी सहेलियों के पास नहीं भेजूंगी। मेरे होते हुए मैं अपनी ननन को सुख से नहीं जीने दे सकती। नहीं जाएंगी मेरी ननन अपनी सहेली के पास। कहाँ पर है शादी? गांव में ही कहीं है तो चली जाओ। पापा, क्या इस गांव में आज तक किसी ने गांव की बेटी की शादी गांव में ही करवाई है? नहीं ना, तो फिर गांव में कैसी शादी होगी? शादी दूसरे गांव में है। ननन जी, दूसरे गांव में आपकी देखरेख कौन करेगा? मैं तो कहूँगी कि आप अपनी सहेली की बहन की शादी में मत जाइए। बहू, तो अपने ननन को उसकी सहेली के घर जाने से मना क्यों कर रही है? जाने दे उसे। मम्मी जी, शादी का माहौल रहेगा, ननन जी शादी के माहौल में घुल मिल जाएंगी। काफी सारे मेहमान आए होंगे। अब इस बीच किसकी नजर कैसी है, कौन कहाँ से आया होगा, कौन जानता है। और ननन जी की उम्र भी तो अभी कच्ची है। बिल्कुल सही कह रही हो बहू तुम। न जाने क्यों ये सब ख्याल हमारे मन में नहीं आता। जमाना बहुत खराब है। प्रीति, तुझे कहीं नहीं जाना है। प्रीति गुस्से में अपनी थाली मेज पर रखती है और अपने कमरे में आकर एक चिट्ठी लिखने लगती है। तभी खिड़की के बाहर से गांव का एक बच्चा गुजरता है। क्या हुआ दीदी, क्यों बुलाया मुझे? चिंटू, तूने मेरी सहेली नीलम दीदी का घर देखा है ना? ले, ये चिट्ठी जाकर नीलम दीदी को देना, उसके बदले में तुझे चॉकलेट दूंगी। चिंटू खुशी से चिट्ठी ले लेता है और नीलम के घर पहुंचकर चिट्ठी दे देता है। नीलम चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू करती है। नीलम, मेरे पास फोन नहीं है, इसीलिए चिट्ठी भेज रही हूँ। मैं तेरी दीदी की शादी में नहीं आ सकती क्योंकि मेरी अनपढ़ भाभी ने घर में सभी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वो जो कहती हैं सब वही करते हैं। उन्होंने मुझे आगे की पढ़ाई करने से भी रोक दिया है। खैर, इस चिट्ठी देने वाले को चॉकलेट दे देना और माफ करना, मैं तेरी दीदी की शादी में नहीं आ पाई। मेरी चॉकलेट लाओ। चॉकलेट नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम खुद चॉकलेट खरीद लेना। नीलम से पैसे लेकर चिंटू खुशी खुशी चला जाता है। वहीं नीलम अपने कमरे में आती है और अपना लैपटॉप खोलकर कुछ ढूंढने लगती है। अगर प्रीति की अनपढ़ भाभी प्रीति को पढ़ने लिखने नहीं दे रही है और उसे दबाने की कोशिश कर रही है, तो प्रीति की पढ़ी लिखी भाभियां प्रीति को पढ़ने देंगी और उसे दबाने की कोशिश भी नहीं करेंगी। नीलम अपने लैपटॉप में उनकी प्रोफाइल सर्च करके
सारी बातें प्रीति की भाभी को बता देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर रामलाल और शारदा घर में बैठे होते हैं कि तभी रवि और आनंद अपनी पढ़ी लिखी पत्नियों रवीना और पूर्णिमा के साथ दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हे मम्मी पापा, देखिए हम लोग आ गए। अरे कितने दिनों बाद आए हो तुम लोग। भाभी भैया आप दोनों, मैं बता नहीं सकती आप दोनों को देखकर मैं कितनी खुश हूँ। और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, वैसे तुम लोगों का अचानक गांव आने का प्लान कैसे बन गया? तुम चारों तो शहर में बड़े बिजी रहते हो ना, और अगर आने ही वाले थे तो हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, हम तुम्हें लेने स्टेशन पर आ जाते। मम्मी जी, पापा जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे और हम आप लोगों को सरप्राइज भी देना चाहते थे। और साथ ही हमने अपने घर का रिनोवेशन भी करवाना शुरू कर दिया है। रिनोवेशन पूरा होने तक हम यहीं रहेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। और जेठानी जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आइए, आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अनीता अपनी पढ़ी लिखी जेठानियों को देखकर मन ही मन जल जाती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखकर उनका स्वागत करती है। सभी लोग बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। और प्रीति, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? पढ़ाई लिखाई? अरे अब क्या जिंदगी भर अपनी बहन को पढ़ाता रहेगा। अब तो हम प्रीति के हाथ पीले करने के बारे में सोच रहे हैं। मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप? मम्मी जी, अभी प्रीति की उम्र ही क्या है, महज 20 साल। अभी तो ननन जी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अरे बहू, पढ़ाई भी भला कभी पूरी होती है? मेरी दादी की शादी तो 16 साल में हो गई थी और तुम्हारी जेठानी की 18 साल में। हम तो फिर भी प्रीति के लिए देर कर रहे हैं। शादी से पहले पढ़ाई पूरी होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को सबसे पहले ननन जी को पढ़ाना चाहिए। हाँ, खुद तो पढ़ लिख कर एक माँ के आंचल को सूना कर गई और अब ननन जी को भी वही सिखा रही हैं। छोटी बहू, तुम्हारी ननन तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलेगी, हमारी बेटी अपनी बड़ी भाभी के नक्शे कदम पर चलेगी। अनीता बहू कितने अच्छे से घर परिवार संभालती है। ऐसा करो, तुम लोग हमारे पास वाला जो घर खाली है उसमें जाकर रहो। जब तक रहना है तब तक रहो। अब अपनी नंद का दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना। शारदा की बात सुनकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ घर के बगल में बने खाली घर में रहने चले जाते हैं। अनीता सभी के लिए रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन रविवार को पूर्णिमा प्रीति के लिए एक बड़ा मानचित्र और कुछ कॉपी किताबें लेकर कमरे में आती है। भाभी आप अभी भी पढ़ाई कर रही हैं क्या? ये कॉपी किताबें और ये बड़ा सा मानचित्र? ननन जी, ये सब आपके लिए है। आप जब तक कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लेती तब तक घर से ही पढ़कर कंपटीशन की तैयारी कीजिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे पढ़ने का बहुत मन है। मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ना लिखना चाहती हूँ और अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्रीति तुरंत अपने कमरे में सारी चीजें सजाती है, अपनी किताबें निकालकर पढ़ने बैठ जाती है। कुछ देर के बाद दोनों पढ़ी लिखी भाभियां कमरे से बाहर निकल जाती हैं। तभी अनपढ़ भाभी अनीता कमरे में आती है। ननन जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपके पास इतना बड़ा कागज कहाँ से आया? कागज नहीं है भाभी, इससे मानचित्र कहते हैं। बड़ी भाभी ने दिया है मुझे पढ़ने के लिए। ये दोनों पढ़ी लिखी भाभियां आते ही मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरने लगी। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अनीता कमरे से बाहर निकल जाती है। देर रात अनीता चुपके से प्रीति के कमरे में आती है और मानचित्र पर रंग फेंक देती है। और अगली सुबह प्रीति के कमरे में, भाभी भैया, मुझे सच में नहीं पता कि इस मानचित्र पर ये रंग कहाँ से आ गया। ये मेरी लापरवाही से नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं प्रीति, होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ 1500 रुपए का ही तो था, दूसरा आ जाएगा। क्या 1500 रुपए का? 1500 रुपए कमाने में गरीब को 4 दिन लग जाते हैं और तूने एक रात में इतना नुकसान कर दिया। माना कि ये पैसे हमारे नहीं हैं, लेकिन पैसों की कदर करनी चाहिए। आज से तुम चारों में से कोई से कुछ भी नहीं दोगे, समझे? अनीता पहले ही घर वालों को भड़का चुकी होती है, जिसकी वजह से सभी प्रीति और प्रीति की पढ़ी लिखी भाभियों पर नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और अनीता प्रीति को बासी खाना खिलाने लगती है। ये 2 दिन पुराने रसगुल्ले और कल की बासी रोटियां, इसे खा लो। भाभी पिछले 10 दिन से आप मुझे कभी 3 दिन पुराने चावल, कभी बासी रोटियां, कभी खराब हुई सब्जी खिला रही हैं। अब मुझसे ये सब खाना नहीं खाया जाएगा। जो मिल रहा है वो खा लो ननन जी, वरना दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। अपनी अनपढ़ भाभी के स्वभाव से परेशान प्रीति मजबूरी में बासी खाना खाती है। तभी गांव घूमने निकली दोनों पढ़ी लिखी भाभियां अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती हैं। रवीना और पूर्णिमा रसगुल्ले और रोटियां देखते ही पहचान लेती हैं कि खाना बासी है। रसगुल्लों से खट्टी बदबू आ रही है और ये रोटियां कितनी गीली है। ये तो कम से कम 2 दिन पुरानी है। इतना बासी खाना क्यों खा रही है ननन जी? बासी नहीं है, बस बच गया था। ननन जी और मैं मिलकर खाकर खत्म कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे बाप दादा भी बासी रोटी खाकर पूरे खेत की कटाई कर लिया करते थे। बहू ठीक ही तो कह रही है, खाने की बर्बादी भी तो नहीं करनी चाहिए ना। छोटी बहू हो, वैसे तो छोटे होने के नाते तुम्हें अपनी जेठानी से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, और तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम उनसे जीत भी नहीं सकती। जाओ अपने घर जाओ। रवीना और पूर्णिमा अपने अपने पति के साथ अपने घर में आ जाती हैं। आप दोनों भाई या तो कहीं से गैस चूल्हे का इंतजाम कीजिए ताकि हम अपनी ननद के लिए खाना बना सके, या फिर गांव की किसी होटल से खाना खरीद कर लाइए। हमारी ननद अब सिर्फ घर का बासी खाना नहीं खाएगी। मैं होटल से बढ़िया खाना मंगवा लेता हूँ। तुम लोग अगर घर में खाना बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा और तुम लोग भी परेशान हो जाओगी। रात होती है। अनीता फिर 2 दिन पुरानी रोटियां और बासी सब्जी प्रीति के कमरे में देकर चली जाती है। कुछ देर के बाद खिड़की के पास से पूर्णिमा और रवीना आवाज देती हैं। भाभी, आप दोनों खिड़की पर क्या कर रही हैं? ननद जी, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, खिड़की खोलिए। रवीना और पूर्णिमा होटल से लाया हुआ ताज़ा खाना प्रीति को देती हैं। थैंक यू भाभी, ये बासी खाना खाने की वजह से मुझे पेट दर्द और उल्टियाँ भी होती थी। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। अरे, इसकी तबीयत अभी तक खराब क्यों नहीं हुई? मैं इसे 1 महीने से बासी खाना खिला रही हूँ। अब तक तो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जानी चाहिए थी। प्रीति अपनी पढ़ी लिखी भाभी का दिया ताज़ा खाना खाकर मन लगाकर पढ़ने बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनीता प्रीति को रफ्तार में लिखते देखती है। बहुत तेजी से पढ़ाई की जा रही है ना, मैं अभी देखती हूँ कि कैसे पढ़ाई करती है। कुछ दिनों के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर मेहंदी लगा रहा होता है। अनीता प्रीति के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। भाभी, आप मुझे मेहंदी क्यों लगा रही हैं? अरे भला मैं अपने ननद जी को मेहंदी क्यों नहीं लगाऊंगी? जेठानी जी, आप कब से ननद जी को ही मेहंदी लगा रही है? खुद भी मेहंदी लगाइए। हाँ हाँ, मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, पहले ननद जी को तो लगा दूं। धीरे धीरे प्रीति के हाथों में खुजली होने लगती है। कुछ ही देर में प्रीति के हाथ सूजने लगते हैं। भाभी, हाथ में बहुत खुजली हो रही है। भाभी, खुजली तो बढ़ती जा रही है, कोई कुछ करो। प्रीति के हाथों की हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं। अरे, हाथों को ठंडे पानी में डाल दो, शायद ठीक हो जाए। खुजली और सूजन कम होने की बजाय बढ़ने लगती है। सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं रवीना और पूर्णिमा तुरंत मोबाइल पर इलाज सर्च करती हैं। इलाज मिल गया। आप लोग ननद जी के हाथों को अच्छे से धुलवाइए और हाथों में थोड़ी सी हल्दी लगाइए। तब तक मैं इंग्लिश दवाई लेकर आती हूँ। पूर्णिमा प्रीति के हाथ अच्छे से धुलवाती है और हाथों में हल्दी का पेस्ट लगाती है। वहीं रवीना बाजार से दवाई लाकर प्रीति को खिलाती है। कुछ घंटों में प्रीति का हाथ ठीक हो जाता है। थैंक यू भाभी, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर पढ़ाई लिखाई की ताकत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पहले इन दोनों भाभियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। जब तक ये दोनों यहाँ रहेंगी मेरे सारे प्लान फ्लॉप होते रहेंगे और कहीं न देखते देखते घर वाले ननद जी को पढ़ाने ना लगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक रामलाल और शारदा को एक शादी का निमंत्रण आता है। भाई, शादी बहुत खास इंसान की है, पर यहाँ से 10 गांव दूर है। अब जाएंगे तो कुछ दिन तो ठहरना पड़ेगा। करीब 1 हफ्ते या फिर 10 दिन में ही वापस आ पाएंगे। कोई बात नहीं जी, अपने लोगों का बुलावा आया है तो जाना तो बनता है। तो फिर क्या हो गया पापा जी, आप जाइए, मैं घर का ख्याल रखूंगी। मैं तो कहती हूँ अरुण, आप भी पापा जी के साथ हो आइए। हो सकता है शादी में आप लोगों को हमारी ननद जी के लिए कोई अच्छा लड़का दिख जाए। अरे, आप लोग समझते क्यों नहीं? अभी ननद जी की शादी का सही समय नहीं है। बहू, तुम्हारा घर अभी तक बना नहीं क्या? 1.5 महीने से यहाँ हो, काम काज का नुकसान नहीं होता क्या? माँ, घर तो कब का बन गया है और हम आज ही निकल भी जाएंगे। अरे, आप मम्मी जी की बात का बुरा क्यों मान रहे हैं? हम किसी बात का बुरा नहीं मान रहे हैं। दरअसल अब इससे ज्यादा अगर हम यहाँ रुके तो हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा। अगले दिन रामलाल और शारदा दूर के रिश्तेदार की शादी के लिए निकल जाते हैं। वहीं रवि, आनंद, रवीना और पूर्णिमा भी अपने शहर वापस लौट जाते हैं। रवीना भाभी और पूर्णिमा भाभी कितनी अच्छी है, काश वो लोग कुछ दिन और रुक पाती। ननद जी, वो नहीं है तो क्या हुआ, आपकी बड़ी भाभी तो है ना, आपकी अपनी अनपढ़ भाभी, जैसा कि आप देख ही रही हैं। ना आपके मम्मी पापा है और ना ही आपके दूसरे भैया भाभी। अब तो आप समझ गई होंगी कि आपको क्या करना है। नहीं भाभी, मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी और आपकी जबरदस्ती करने पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले पढ़ूंगी फिर कुछ काम करूंगी। जब पूरा परिवार था तब मैंने आपको पढ़ने नहीं दिया, तो आज तो कोई है ही नहीं, अब आप कैसे पढ़ेंगी? इतना कहकर अनीता माचिस लेकर प्रीति के कमरे में आती है। अनीता प्रीति की सारी किताबें इकट्ठा करती है और उसमें आग लगा देती है। भाभी, आपने मेरी किताबें क्यों जला दी? क्यों जला दी? आपने मेरे भविष्य को जला दिया। आपने अच्छा नहीं किया। खबरदार, अगर ये बात यहाँ से बाहर निकली, चुपचाप पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे दिवाली की सफाई हुई हो।
अनीता सफाई वाले कपड़े पहन लेती है और सिर पर कपड़ा बांधकर हाथ में झाड़ू लेकर फोन चलाने लगती है। वहीं प्रीति पूरे घर की सफाई कर रही होती है। तभी नीलम घर में आती है। अरे तू तो ऐसे सफाई कर रही है जैसे दिवाली की सफाई हो रही हो। अरे वो कहाँ सफाई कर रही है, सफाई तो मैं कर रही हूँ, मेरी हालत देखो। अरे प्रीति जरा अपनी भाभी की मदद कर, देख कितनी मेहनत से काम कर रही है। अनीता बड़ी समझदारी से प्रीति के काम का सारा क्रेडिट खुद ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। अनीता हमेशा की तरह प्रीति से घर का सारा काम करवाती है और उसे बासी खाना देती है, जिसकी वजह से प्रीति को पेट दर्द और उल्टियां होने लगती हैं। ननन जी खुशखबरी है क्या? अब तो आपकी शादी और जल्दी हो जाएगी। भाभी जबान संभाल कर बात कीजिए, ये सब आपके बासी खाने की वजह से हो रहा है। तो क्या कर लेंगी आप? कल आपके मम्मी पापा और भी वापस आ रहे हैं, और अगर इसके बारे में आपने कुछ भी बताया तो मैं आपका नाम ऐसा बदनाम कर दूंगी ना कि आपका पूरा परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। जिद्दी प्रीति नीलम से घर बैठे ऑनलाइन क्लास करवाने वाले एक इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म मंगवाती है। भैया अगर मैं घर में पढ़ना चाहूँ तब तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में तुझे जो हो करना है कर। भैया इससे मेरा एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा और मैं घर बैठे पढ़ाई कर लूंगी। बस आपको मुझे एक लैपटॉप या अच्छा फोन दिलाना पड़ेगा। अरे तू लैपटॉप ही ले ले, घर में रहेगा तो घर के भी काम में आएगा। ये सब देखकर अनीता के सीने में आग लग जाती है। वहीं अरुण तुरंत फॉर्म पर साइन कर प्रीति के लिए एक लैपटॉप खरीद लाता है। अगले दिन दोपहर के समय घर में कोई नहीं होता। ये देखकर अनीता प्रीति के कमरे में आ जाती है। ननन जी आपकी इतनी हिम्मत, आपने एडमिशन फॉर्म पर साइन करवा लिया और पढ़ने के लिए लैपटॉप भी मंगा लिया। कहाँ है वो फॉर्म? सबसे पहले तो मैं वो फॉर्म फाड़ूंगी, उसके बाद आपकी इज्जत के चिथड़े उड़ा दूंगी। नहीं भाभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज भाभी। स्टडी टेबल पर अनीता को फॉर्म मिल जाता है। अनीता फॉर्म फाड़ने वाली होती है कि तभी रवीना पूर्णिमा सहित पूरा परिवार कमरे में घुस आता है। रवीना तुरंत अनीता के हाथ से फॉर्म छीन लेती है। आप लोग यहाँ कैसे? अरे मैं तो जल्दी से जल्दी घर ही पहुँचना चाहती थी। मुझे सब पता चला कि तू मेरी फूल सी बच्ची के साथ क्या क्या करती है। ननन जी शहर भागने वाली थी इसलिए मैं ये सब कर रही थी। ये सुनते ही रवीना और पूर्णिमा आगे बढ़ती हैं और अपनी जेठानी को जोरदार तमाचा मारती हैं। वहीं प्रीति एक डायरी लेकर आती है और अरुण को दे देती है। कभी चिमटे से मारा, कभी पीठ पर डंडे से मारा, ये सब इस वीडियो में है। मेरे ऊपर भाभी ने जितने भी जुल्म किए हैं वो सब मैंने लिखा है। ये वीडियो, ये डायरी, ये सब कब हुआ? मैं बताती हूँ। अनपढ़ भाभी मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक उनका असली रूप सामने नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो बहुत चालाक है। पर हमने हॉल में और आपके कमरे में सीसीटीवी कैमरे छुपा दिए हैं। और ये लीजिए डायरी, उनके दिए हर दर्द को अक्षर बना दीजिए। छोटी बहू तुम ही बताओ तुम्हारी जेठानी को हम क्या सजा दें? इन्हें ज्ञान की जरूरत है। इनकी सजा यही होगी कि इन्हें साक्षर बनना होगा। जब तक इनसे कोई बात नहीं करेगा और घर का सारा काम ये अकेले करेंगी। सभी अनीता का बहिष्कार कर देते हैं। अनीता रोते हुए अकेले पूरे घर का काम करती, रात भर जाकर मोबाइल से पढ़ाई करती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। आज अनीता पहली बार अपना पूरा नाम अपने हाथों से लिखती है। मैंने अपना नाम लिखा। आज मेरी उंगलियों को आजादी महसूस हो रही है। आज मेरे हाथों ने किसी को मारने और घर के काम करने के अलावा भी कुछ किया है। मैं और पढ़ूंगी। अनीता की सोच धीरे धीरे बदलती है। उसे पढ़ाई की अहमियत अब समझ में आ जाती है और प्रीति और अनीता दोनों शहर में रवीना और पूर्णिमा के साथ रहकर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं।